हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ एनाटॉमी। हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 32 फ्रॉम बीडी चौरासिया वॉल्यूम 2 एंड द टॉपिक इज मेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। अच्छा, मेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको बीडी चौरासिया में दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया कि देयर इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटल, इसका अलग से चैप्टर है जो मैं एक्चुअली ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो मेरी प्लेलिस्ट पे है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड द एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब ये ऑब्वियसली जो बाहर से विजिबल है, सच एज द पेनिस which is the hanging portion, and this is actually the copulatory organ जिसकी वजह से intercourse होता है और copulation होती है और sperms actually travel करते हैं from the male body and they are deposited into the female genital tract ताकि reproduction का जो process है वो carry on हो सके। So penis is external genitalia. इसी तरह scrotum, this is an external portion of the male reproductive system, and then some parts of epididymis, ductus deferens. So ये हम external genitals की वीडियो में इनको डिस्कस कर चुके हैं। The internal genitals on each side are part of ductus deferens. इसके बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। The seminal vesicles, ejaculatory ducts, and a single prostate gland. तो दिस इज द टॉपिक टुडे, इंटरनल जेनिटल्स। और यहाँ पे ये बता रहा है कि द एक्सटर्नल जेनिटल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर नंबर 17, और जो यूरेथ्रा है दैट हैज अ डेजिग्नेटेड चैप्टर एज वेल, तो वो हमने चैप्टर 30 में। तो मजे की बात ये है कि मैंने चैप्टर 30 भी अपलोड किया हुआ है, चैप्टर 17 भी अपलोड किया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे इनकी डक्टस डिफरेंस बाय एंड लार्ज, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। डक्टस डिफरेंस क्या चीज है? देखो, पहली तो बात यह है कि डक्टस डिफरेंस के एक दो नाम और हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये बड़ी सिंपल सी चीज लगती है सुनने में, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। डक्टस डिफरेंस इज आल्सो नोन एज वास डिफरेंस। तो ये वास डिफरेंस का हो, डक्टस डिफरेंस का हो, एक ही बात है। या इट इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंट डक्ट। वैसे ये वाला जो नाम है ये बहुत रेयरली यूज होता है, ये कॉमनली यूज नहीं होता। डिफरेंट डक्ट ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं वास डिफरेंस एंड डक्टस डिफरेंस। तो ये दो वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन है, आपको अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता। देखो, इट साउंड्स वेरी बेसिक कि यार ये क्या सिंपल सी चीज है, डॉक्टर आसिफ इस पे इतना एम्फसाइज कर रहे हैं, बट बिलीव में मैं उससे पूछता हूँ कि वास्ट डिफरेंस क्या है, कोई और ही स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। फिर मैं पूछता हूँ डक्टस डिफरेंस क्या है, एक नई स्टोरी होती है। सो दीज आर बोथ द सेम थिंग्स। ओके, नाउ डक्टस डिफरेंस इज अ थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब। सो इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इसका काम क्या है? इसका काम है, एक ट्यूब है बॉडी में, जहां कहीं ट्यूब्स हैं उनका काम है किसी चीज को किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह तक पहुंचाना। अब आप कोई भी ट्यूब देख लो, स्टमक में एक ट्यूब आ रही है, उसका नाम है इसोफेगस। इसोफेगस का काम है फूड को अपर फूड ट्रैक्ट से लेके स्टमक में लाना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है फूड को यहां से ट्रांसफर करना लार्ज इंटेस्टाइन में। ऑब्वियसली फिर उसमें प्रोसेसिंग भी होती है फूड की, बट बेसिकली ट्यूब का काम होता है टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। तो इसी तरह ये भी एक ट्यूब है, डक्टस डिफरेंस, और इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना किसको? स्पर्म्स को। सो स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम द एपिडायडमिस टू द इजैकुलेटरी डक्ट। सो अगर आप डायग्राम भी देखें, सो दिस इज द टेस्टिकल, और ये आपको एपिडायडमिस नजर आ रहा है। तो यहां से स्पर्म को उठा के, ये है वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस। सो इसमें स्पर्म ट्रैवल करेंगे, सो दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एपिडायडमिस up till the ejaculatory duct। इस एंगल पे अगर देखें, so this is the ductus difference। ये एपिडायडमिस से स्पर्म को लेके आ रही है और ये ejaculatory duct तक स्पर्म को लेके आएगी, और फिर यहां से स्पर्म आगे ट्रांसपोर्ट होगा into the urethra। So the job of the ductus difference is to transport spermatozoa from the epididymis to the ejaculatory duct। It feels कॉर्ड लाइक, एंड बिकॉज इट्स अ थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर, तो ये बड़ा कॉर्ड लाइक फील होता है। अगर स्क्रॉटम के अपर लेटरल पार्ट में आप अपने ही स्क्रॉटम में इफ यू स्टार्ट फीलिंग इट, यू विल फील इन द अपर लेटरल पार्ट ऑफ द स्क्रॉटम, यानी इफ दीज आर द बायलेटरल स्क्रॉटम, और इसका अपर और लेटरल पार्ट, इस जगह पे अगर आप फिंगर्स को, थंब को रोल करेंगे, यू कैन फील अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। डक्टस डिफरेंस हैज अ नैरो ल्यूमेन except the terminal dilated part which is called the ampulla। So by and large it is a tube which is like this, you know, उसका जो terminal part है वो ampulla की form में थोड़ा सा dilated होता है, otherwise it's a tube with a very small lumen। इसकी length about 45 centimeters which means it's a long tube। ये काफी बड़ी tube है, और इसका course भी आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा ये कितनी जगहों से गुजर के आती है। So within the scrotum it is at the posterior, along the posterior border of the testis। फिर
फिर पूरा इंग्वाइनल कैनाल से गुजर रही है एज पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड. इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड. देन इन द ग्रेटर पेल्विस, देन इन द लेजर पेल्विस. तो इतना सारा सफर इसने तय किया है, इसीलिए इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, 45 सेंटीमीटर्स. द डक्टस डिफरेंस बिगिंस एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एपिडायडमिस. सो बार बार इस डायग्राम को रेफर करें. एपिडायडमिस जहां खत्म हो रहा है वहां से कौन शुरू हो रहा है. सो दिस इज एपिडायडमिस और एपिडायडमिस की कंटिन्यूएशन है ये डक्टस डिफरेंस. सो ये पूरा इस तरह से डक्टस डिफरेंस है. इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ एपिडायडमिस along the posterior border of the testis. At first it is very tortuous, yani you, but gradually it straightens out and ascends along the posterior border of the testis. So that's the testicle, that's the anterior border, that's the posterior border जिस पर ये epididymis के साथ continue है. Vast difference. Okay? फिर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड में एंटर होती है. द डक्टस डिफरेंस लाइज वेंट्रली इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड. स्पर्मेटिक कॉर्ड में और भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. उसका एक कंपोनेंट है स्पर्मेटिक कॉर्ड का वास्ट डिफरेंस. ठीक है. इट रन्स अपवर्ड to the superficial inguinal ring and then traverse the inguinal canal. पूरी canal से गुजर रहा है spermatic cord में. In the vertical part of its cord, it can be felt again as a cord. So जहां ये skin से बिल्कुल close distance पर है, it can be जैसे scrotum में मैंने आपको बताया, it can be felt like a cord here in the scrotum. Okay. Similarly, it can also be felt within the inguinal canal sometimes as a cord-like structure. फिर ये greater pelvis से गुजरता है, then it passes through the lesser pelvis. अब point ये है कि ये सारा route अगर न भी याद रहे तो ठीक है. At the deep inguinal ring, it leaves the spermatic cord and hooks around the lateral side of the inferior epigastric artery. It then passes backward medially across the external iliac vessels and enters the lesser pelvis. So it's a little difficult to remember, but if you can, then diagram will help you. अगर आपको याद रखनी है ये चीज तो आपको diagram help करेगी. So locate the inferior epigastric artery. These are the inferior epigastric arteries. उसके lateral side से ये hook करता है, and then it goes into the lesser pelvis. This is the outline of the pelvic inlet. तो ये lesser pelvis में फिर enter होगा. अब lesser pelvis में, so the only important thing which I would recommend you to remember is that greater pelvis से lesser pelvis में आते हुए it is going lateral to the inferior epigastric artery. अब lesser pelvis में the ductus deferens runs downward and backward on the lateral pelvic wall deep to the peritoneum. Here it crosses the obliterated umbilical artery and obturator nerve as well as the vesical vessels. It then crosses the ureters and bends medially at right angles to enter the sacrogenital fold of the peritoneum. This is too much detail. Even if you leave these details, that's fine. Reaching the base of the urinary bladder, the ductus runs downward and forward, medial to the seminal vesicle. Here it approaches the opposite duct and reaches the base of the prostate. तो basically ये दोनों तरफ की जो ductus difference है, ये यहाँ पर आकर ampule बनाकर dilated part जिसको ampulla कहते हैं, ये बनाकर it combines with the duct of the seminal vesicle. ये seminal vesicle है, ये इसकी duct है. तो ये vas difference की duct और seminal vesicle की duct ये यहाँ मिल गए, ये यहाँ मिल गए. अब ये जो ducts आपस में मिल गई, ये मिलकर फिर ejaculatory duct बना देती हैं. अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में आगे. So ये है पूरी कहानी डक्टस डिफरेंस की. बेसिकली एक ट्यूबुलर सिस्टम है जो टेस्टिस से निकल के. अब देखो बात क्या है, आपकी बॉडी का जो डिजाइन है ना उसको समझने की कोशिश करो. ये आपके लोअर लिम्स हैं फॉर एग्जांपल, एंड हियर यू हैव द हैंगिंग टेस्टिस और हियर वी हैव द हैंगिंग पेनिस. सो in the testis, sperms produce, then from the epididymis to ductus deferens वो पूरा यूं ट्रैवल करके अल्टीमेटली उसको पीनस में आना है, यूरेथ्रा में, ताकि यहाँ से वो पी आउट टू बर्थ सही नहीं है, स्पर्म आउट हो सके. सो इट्स अ कॉपुलेटरी function. तो whenever the penis is erect and it enters into the female genital tract, sperms release हो सके. So from the testis into the epididymis, into the ductus deferens and then outside the body. So that's the root, और ये root important है. तो इस ट्यूब का ये काम है. ductus deferens का job है to transfer the sperms from the testis to the urethra and ultimately to the outside of the body. अब ये जो आर्टेरियल सप्लाई, इसको जाहिर इसको आर्टेरियल सप्लाई भी चाहिए होगी, इस ट्यूब को वेनस सप्लाई भी चाहिए होगी, इसकी कोई ना कोई नर्व सप्लाई भी होगी. सो द आर्टरी टू द डक्टस डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, जो ब्लैडर को आर्टरी जा रही है. It accompanies the ductus to the testis, where it anastomoses with the testicular artery. So these are the branches with supply. So basically rule ये है कि जो nearby branches हैं वो supply करती हैं उन structures को जो आसपास होते हैं.
और वेनस ड्रेनेज जो है अल्टीमेटली इट गोज इनटू द इंटरनल इलियक वेन, ऑल्दो देयर इज अ वेनस प्लेक्सिस, वेसिकल वेनस प्लेक्सिस, बट अल्टीमेट ड्रेनेज इज इनटू द इंटरनल इलियक वेन. ठीक है. हिस्टोलॉजी अगेन इन द ब्रीचिंग में हम पढ़ेंगे, बट क्विकली द लाइनिंग एपिथेलियम इज सूडो स्ट्रैटिफाइड ciliated. That's an important point to remember. Pseudo stratified is also present in your respiratory tract. It is also present here. Ciliated as well. The underlying lamina propria contains elastic fiber. There is a muscular coat in 3 layers. It's a muscular tube, and there is an adventitia made up of thin connective tissue having nerves and arterioles. So ये general structure है, जैसे कि कहीं भी body में किसी tube का होता है, जैसे gut के बारे में हमने पढ़ा है. There is, if you look here, so यहाँ पे ये जो epithelium आपको दिख रही है, that is pseudostratified epithelium. Then there is a lamina propria. There is a smooth muscle coat, and obviously there is adventitia, the connective tissue. So that is a cut section through the ductus deferens. Intestine में भी ऐसी होता है ना, there is an epithelium, then all the layers that we discuss here. So tube का structure basically usually similar होता है. Okay. Development पे मैं comment नहीं कर रहा. Again, development we actually have done it from Langman, तो मेरी embryology की playlist में है. अच्छा, vas deferens से related एक terminology बहुत commonly use होती है, which is vasectomy. That is the medical terminology, and in simple words, it is removing part of the vas deferens. And why one, get this removed, vas deferens? Because that's part of the family planning procedure. So what happens here is diagram में बड़ा अच्छे से दिखाया हुआ है कि this is the testicle, this is the epididymis, और epididymis से ये फिर posterior border of testis से निकल रहा है vas deferens. तो देखिए इस diagram में क्या किया है, स्किन पे यहाँ incision देखिए, vas deferens को approach करके vas deferens को काट दिया, और अब ये connection टूट गया, bridge टूट गया. तो जो sperm यहाँ बनेगा वो actually travel करके आगे यहाँ यूरेथ्रा में एंटर नहीं हो पाएगा. तो इसका मतलब ये है कि जब कभी whenever there is sexual intercourse, copulation होगी, तो sperm रिलीज नहीं होंगे into the female genital tract, and that is an ideal way of doing family planning कि sperm रिलीज ही ना हो तो zygote नहीं बनेगा, बच्चा पैदा ही नहीं होगा. So that process is known as vasectomy. इसको vasectomy कहते हैं. ठीक है. So that is a procedure which is sometimes used for family planning procedures. Simple thing. Now seminal vesicle मैंने already आपको बताया, ये जो 2 lobulated sacs आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, these are the seminal vesicles. ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं, ये एक seminal vesicle है, ये दूसरा seminal vesicle है, और इसकी एक duct है. So the duct of the seminal vesicle basically combines with the vas deferens to make the ejaculatory duct. So there are 2 lobulated sacs situated between the bladder and the rectum. Each vesicle is about 5 centimeters long and is directed upward and laterally. The lower end forms the duct of the seminal vesicle, which joins the ductus deferens to form the ejaculatory duct. So basically, अगर आप इस diagram में देखें, मैं बार बार ये बात repeat कर रहा हूँ. So these are the seminal vesicle which are present between the bladder and the rectum. देखिए इन दोनों के बीच में है ये इसकी duct और ये vas deferens, ये मिलकर बना देते हैं ये वाली duct जिसे कहते हैं ejaculatory duct. So ejaculatory duct is basically made up of terminal parts of the ductus deferens and the duct of the seminal vesicle. ये दोनों मिलकर बनाते हैं ejaculatory duct. ठीक हो गया. अब एक और important चीज, ये seminal vesicle क्यों है, इसका काम क्या है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर क्या करता है. So it actually makes a lot of secretions, and these secretions enter into the ejaculatory duct and into the urethra, and they are secreted along with the sperm. So जब ejaculation होती है, ejaculation में urethra से alone sperm बाहर नहीं निकलते. Sperm जो testis में बन रहे हैं ये तो निकलते ही हैं, साथ में there is a lot of fluid and other substances. तो वो fluid और other substances मुख्तलिफ जगहों से enter होते हैं यहाँ. एक उनमें से है seminal vesicle, और ये important भी है because देखिए एक तो फंक्शन ये कि sperm को, इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि सपोज आपके पास बहुत सारी कश्तियां हैं. सो देयर इज अ बोट हियर, एक कश्ती इधर है, एक कश्ती इधर है, लेकिन ये रोड पे रखी हुई है, दरिया यहाँ सामने है. ये कश्ती रोड पे तो नहीं चलेगी ना, इसको आप दरिया में ले जाएंगे, इसको चलने के लिए पानी चाहिए. इट नीड्स अ मीडियम to start its function. बिल्कुल ऐसे ही स्पर्म मौजूद है भाई, कोई लिक्विड होगा तो उसी में ये फ्लोट करके तैर के आगे जाएगा ना, इसको मीडियम चाहिए. सो स्पर्म रिक्वायर्स अ मीडियम, और वो मीडियम
मिलता है इस तरह के ग्लैंड्स से। सो देखें कितना जबरदस्त सिस्टम है कि यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं और यहाँ उसमें थोड़ा लिक्विड ऐड कर दिया जाता है सेमिनल वेसिकल से ताकि स्पर्म तेजी से मूव करें। तो दैट इज द जॉब। एक तो ये है लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करना। दूसरा, फॉर एग्जांपल सेमिनल वेसिकल का जो लिक्विड है दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर एंड इट कंटेन्स फ्रक्टोज। अब इसमें फ्रक्टोज है एंड अ कोएगुलेटिंग एंजाइम। दिस इज ऑल रिक्वायर्ड बाय द स्पर्म। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। फ्रक्टोज फॉर एग्जांपल इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द स्पर्म। स्पर्म इज हाईली मोटाइल। आपको पता है ना स्पर्म ऐसे पुट आगे बढ़ना है इसको। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। इट नीड्स एटीपी। तो इसको एनर्जी सोर्स चाहिए फ्रक्टोज। तो ये सेमिनल वेसिकल जाते हुए स्पर्म को कहता है जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, मैं तुझे दे रहा हूं फ्रक्टोज, जाके अपना काम कर। इट ऑल्सो कंटेन्स इंपॉर्टेंट एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ fertilization. So seminal vesicle is important because it has a lot of important secretions. Then we have ejaculatory duct. Ejaculatory duct मैंने आपको बता दिया, it is formed by the seminal vesicle का duct और vas deferens का duct मिलके अब जो duct बनती है उसको बोलते हैं ejaculatory duct. और the ejaculatory duct opens into the prostatic part of the, ये फिर यूरेथ्रा में खुल जाती है। तो स्पर्म भी इसमें आएगा vas deferens के जरिए, लिक्विड्स वगैरह भी आएंगे seminal vesicle के जरिए और अभी चला जाएगा यूरेथ्रा में ताकि आउट ऑफ द बॉडी निकल सके। मजेदार है ना चीज। सिस्टम बना है आपकी बॉडी में, देखें सिस्टम जबरदस्त बना हुआ है। आपकी बॉडी की इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स फैंटास्टिक है। अब एक और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है जो ये यूरेथ्रा के दोनों तरफ ऐसे चारों तरफ घिरा हुआ होता है, ब्लैडर के नीचे होता है। इस ग्लैंड को नाम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट इज एन एसेसरी ग्लैंड। It is not a necessary gland, but it's an accessory gland of the male reproductive system. इसमें से जो secretions निकलती हैं, they add the bulk to the seminal fluid. आप का जो ejaculatory product है, which is a few mLs of a liquid, a thick whitish liquid. ये जो thick whitish liquid है, इसमें एक छोटा component है sperms का, which are cells. ये वो cells हैं, which are haploid cells, and they are your gametes, and they are continuously in search for another end, which is the ovum. तो स्पर्म जब ओवम के साथ मिलेगा तो लाइफ बनेगी और ये लाइफ एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो इजैकुलेटरी प्रोडक्ट आपका निकलता है, मैंने कहा फ्यू मिलीलीटर्स व्हिच कंटेन्स व्हाइट थिक लिक्विड, उसमें स्पर्म्स तो है, साथ में उसमें बहुत सारा मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारा फ्लूइड भी है। और वो जो बहुत सारा फ्लूइड है वो सेमिनल वेसिकल से तो थोड़ा आता ही है, ज्यादातर वो आता है फ्रॉम द प्रोस्टेट। सो प्रोस्टेट मेक्स द बल्क ऑफ द इजैक्यूलेशन। ओके, द प्रोस्टेट इज, अच्छा एक और बात कि सिर्फ प्रोस्टेट लिक्विड नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सब अपना अपना लिक्विड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट प्रोस्टेट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर। इट्स फर्म इन कंसिस्टेंसी, सॉलिड स्ट्रक्चर है, सेमी सॉलिड कह लीजिए, नॉट सॉलिड लाइक बोन। इट्स फर्मनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेंस फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा, और फीमेल में इसका काउंटर पार्ट कहलाता है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑफ स्किनी। अब ये स्किनी के पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, ये फीमेल में दे आर द होमोलोगस ऑफ द प्रोस्टेट इन मेल्स। ठीक है, prostate lies in the lesser pelvis below the neck of the bladder. So this is the urinary bladder, and below the bladder we see the prostate gland, और ये pubic symphysis के पीछे होता है। It lies in front of the rectum. Pubic symphysis के पीछे, rectum के आगे, bladder के नीचे। मजेदार कहानी हो गई यार, ये तो शेरो शायरी बन गई। It resembles an inverted cone. तो अगर आप प्रोस्टेट को देखें तो ऐसा लगता है उल्टा कोन रखा हुआ है, measuring about 4 cm transversely at the base, that is the 4 cm, 3 cm vertically and 2 cm anteroposterior. So ये dimensions हैं, याद रहें ठीक, याद ना रहें तब भी ठीक। It weighs about 8 gram. So it's pretty small structure actually. The prostate presents an apex. इन्वर्टेड कोन है तो इसका ये वाला रीजन एपेक्स है जो कि नीचे की तरफ है, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। देन वी हैव अ बेस एंड 4 सर्फेसेस। देयर इज एन एंटीरियर सर्फेस जो आगे की तरफ होगी, जो बिल्कुल प्यूबिक सिम्फिसिस के पीछे हो गया एक्चुअली। देयर इज अ पोस्टीरियर सर्फेस एंड देयर आर 2 इंफीरोलेटरल सर्फेसेस साइड्स पे, एक सामने एक पीछे, 2 साइड पे इंफीरोलेटरल। Apex is directed downward,
surrounds the junction of the prostatic and the membranous part of the prostatic posterior urethra. So basically this is the apex जिसमें से urethra निकलती है. आगे इसकी जो urethra है prostate के बाहर, this is called membranous urethra, और prostate के अंदर से जो urethra गुजर रही है that is known as prostatic urethra. ठीक है, तो prostatic urethra और membranous urethra के junction पर ये apex मौजूद है. So this for example is the prostatic urethra, this for example is the membranous urethra. इसके junction पर मौजूद है apex of the prostate gland. बेस जो है वो ऊपर की तरफ है, स्ट्रक्चरली कंटिन्यूअस विद द ब्लैडर के साथ. ये वाला एरिया बेस कहलाता है जो ब्लैडर के साथ कनेक्शन में है. एंड देन देयर आर सम सर्फेसेस एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड टू इंफीरोलेटरल सर्फेसेस जो साइड वॉल्स ऑफ द पेल्विस की तरफ होंगी. एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द लिवेटर एनाई encloses the gland and the pubourethral ring. They are separated from the muscle by a plexus of veins embedded in this sheath. So if you look at this diagram, inferolateral surface नाम से जाहिर है ना ये साइड वाली सरफेस है, और ये सरफेस इज इन कनेक्शन विद द लिवेटर एनाई मसल. ये देखें इस सरफेस के नजदीक है, और इस मसल और इंफेरोलेटरल सरफेस के बीच में ये ब्लू 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 क्या है? दिस इज ऑल द प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस. सो द प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस इज प्रेजेंट ऑन द इंफेरोलेटरल सरफेस. एंटीरियर सरफेस जो है दैट इज नैरो एंड कॉन्वेक्स. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट डिटेल, सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. देन द पोस्टीरियर सरफेस इज ट्रायंगुलर एंड दिस इज अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. But the zones of prostate and different compartments of prostate have clinical relevance, because इनमें से कोई zone वो है जो susceptible to cancer formation है, for example. तो आपको इसके different zones पता होने चाहिए prostate gland के. Not only the zones, we will also talk about capsules and ligaments of the prostate, because cancerous condition में sometimes what happens कि ये कैप्सूल इन्वॉल्व हो जाता है ड्यूरिंग लोकल मेटास्टेसिस. सो विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. लेट्स फर्स्ट कवर द जोन्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड. अच्छा जी, ये मैकनेल वाज द फिजिशियन जिसने इस पे पहली दफा जिक्र किया होगा. द ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू अ पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन एंड पेरीयूरेथ्रल जोन. अब ये सबसे सिंपल तो ये है ना, पेरीयूरेथ्रल. देखो प्रोस्टेट का स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह से है कि यूरेथ्रा के ये यूरेथ्रा है और ऐसे प्रोस्टेट है, तो बिल्कुल यूरेथ्रा के आसपास वाला जो इलाका है इसको नाम देते हैं पेरीयूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन. and this is a very small percentage of the whole prostate, and this is the region जहाँ से BPH एक बहुत common surgical disease जिसको हम surgery के through correct करते हैं, that is called benign prostatic hyperplasia, जिसमें prostate का size बढ़ जाता है. And imagine ये वाला एरिया मैं कह रहा हूं जो पेरी यूरेथ्रल एरिया है, जो यूरेथ्रा के आसपास का एरिया है, ये सारा एरिया थिकन हो जाता है, और जब ये थिकन होगा तो यूरेथ्रा कंप्रेस होगी, और जब यूरेथ्रा कंप्रेस होगी तो बीपीएच के पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होगी, एंड द पेशेंट विल कंप्लेन यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, इनकॉन्टिनेंस, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. और यही बात आपको याद रखनी है कि पेरी यूरेथ्रल जो जोन है उसमें बीपीएच कॉमन है. ठीक है, अगर डायग्राम पे मैं आपको दिखाऊं, लेट मी, so this is the urethra for example, which is going across through the substance of the prostate gland. तो इस यूरेथ्रा के बिल्कुल इमीडिएटली लेटरली जो ये जोन मौजूद है प्रोस्टेट ग्लैंड का, इस जोन को नाम देते हैं ट्रांजिशनल जोन. ठीक हो गया, that is known as the transitional zone. Then we need to understand what is the central zone, which constitute about 25% of the substance of the gland. It is situated posterior to the urethral lumen and above the ejaculatory duct. The two zones are like an egg and its egg cup. Well, ये बड़ी मुश्किल सी बात हो गई. ऐसे एग होता है ना उबला हुआ अंडा, ऐसे एग कप में रखते हैं, सो ये उसका जिक्र चल रहा है. The central zone is not involved in disease and is of Wolfian duct origin embryologically. So let's try to locate where is the central zone on the posterior aspect of the urethral opening. So that particular area is what you have to remember as the central zone. Now, what is the peripheral zone? Obviously, it is in the periphery, and it forms the majority of the glandular tissue, 70% of the gland, and it is situated posteriorly and cancer vulnerable. So, देखें जो peripheral zone है prostate का, that is cancer vulnerable. यहाँ कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं. जो पेरीयूरेथ्रल जोन है वो benign prostatic hyperplasia पे vulnerable है. Central zone is almost all the times disease free. Okay, तो ये तीन zones, इनकी disease associations important है. Sphincters related to prostate in the pre-prostatic part of the urethra.
प्री प्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर ये प्रोस्टेट है और इसमें से यूरेथ्रा यूं गुजर रही है, सो जो यूरेथ्रा में से पार्ट गुजर रहा है, प्रोस्टेट में से जो पार्ट गुजर रहा है यूरेथ्रा का, यूरेथ्रा में से नहीं गुजर रहा है, यूरेथ्रा तो खुद गुजर रही है प्रोस्टेट में से, तो इस यूरेथ्रा को हम नाम देते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज इट इज गोइंग थ्रू द प्रोस्टेट, तो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। लेकिन इस प्रोस्टेट से पहले जो यूरेथ्रा का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड प्री प्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, एंड देयर इज एन एक्सटर्नल स्फिंक्टर मैकेनिज्म देयर। और ये जो एक्सटर्नल दैट सबसर्व्स सेक्सुअल फंक्शन ऑफ क्लोजिंग ड्यूरिंग द एजैकुलेशन प्रोसेस, ताकि इसमें से सिर्फ स्पर्म गुजर सके, यूरिन ना गुजरे। इफ दिस स्फिंक्टर गेट्स रिसेक्टेड, रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन हैपेंस। सो ये स्फिंक्टर बंद होना बड़ा जरूरी है, एक्सटर्नल या प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर। सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर, let's try to make sense on this particular diagram. See, this is the urethra. ये पूरी यूरेथ्रा है और ये प्रोस्टेट है। इस प्रोस्टेट से पहले यहाँ पे जो स्फिंक्टर मैकेनिज्म है, दिस इज कॉल्ड प्री प्रोस्टैटिक स्फिंक्टर। इजैकुलेशन में इसका बंद होना जरूरी है। देखिए, ये इजैकुलेटरी डक्ट है। अब इजैकुलेशन में सपोज द पीनस इज नाउ इरेक्ट एंड दैट इज ड्यू टू द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, नाउ द सिम्पैथेटिक एक्टिविटी, एंड द पर्सन इज अबाउट टू शूट the sperm and the semen, basically the reproductive fluid, और ejaculatory duct में से यहाँ पे चीजें enter होना शुरू हो जाएंगी into the urethra so that they are released out। ऐसे में ये स्फिंक्टर बंद होना जरूरी है जब ejaculatory duct से चीजें निकल रही हैं। अगर ये स्फिंक्टर किसी वजह से सर्जरी में डैमेज हुआ है या ये किसी वजह से काम नहीं कर रहा, तो ये जो स्पर्म और सीमेन पूरा यहाँ से रिलीज होगा, ये ऐसे ऊपर रिट्रोग्रेड डायरेक्शन में चला जाएगा अगर ये खुला होगा। सो इसका बंद होना स्फिंक्टर का जरूरी है। सो प्री प्रोस्टैटिक स्फिंक्टर हैज टू बी क्लोज्ड during ejaculation. समझ में आ गई बात? Okay. Now the distal urethral sphincter mechanism is seen at the junction of the prostatic and the membranous part of the urethra. It is horseshoe-shaped with most of the bulk lying anteriorly. It is distinct from the muscle of the pelvic floor. अब ये बात सिर्फ इतनी सी है कि एक आपको मैंने स्फिंक्टर मैकेनिज्म बताया which was before the urethra, एक स्फिंक्टर मैकेनिज्म आउटसाइड the prostate यानी after the prostate होगा, so that also controls the urination process. So this sphincter is the post-urethral sphincter sort of thing, and this sphincter is the pre-prostatic. This is post-prostatic, this is pre-prostatic. Prostate से पहले का स्फिंक्टर, prostate के बाद का स्फिंक्टर। और ejaculation में कौन सा बंद होना जरूरी है? prostate के बाद का स्फिंक्टर। Again, if you look at this diagram, internal sphincter, external sphincter, ये एक अलग चीज है बहरहाल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड में से यूरेथ्रा गुजर रही है। यूरेथ्रा दो इंपॉर्टेंट काम करती है यूरेथ्रा में से, और ये हमने पहले ही पढ़ रखा है यूरेथ्रा वाली वीडियो में। इसमें से यूरिन भी गुजरता है और इसमें से स्पर्म भी गुजरता है। जब स्पर्म गुजरेगा, ये बिल्कुल रेल की पटरी की तरह है। जैसे रेल की पटरी होती है, अगर आपने कभी ये नोटिस किया हो कि रेल किस तरह चलती है। सो अगर एक रेलगाड़ी आ रही है और दूसरी रेलगाड़ी को स्टॉप होना है, सपोज देयर आर ट्रैक्स, एक ट्रैक इधर है और एक ट्रेन ने यहां से इसी ट्रैक पे ऐसे ज्वाइन होना है। सो इफ दिस ट्रेन इज कमिंग, तो इस ट्रेन को रोकना पड़ेगा। यहाँ सिग्नल लगा के, फाटक लगा के, लाल बत्ती लगा के इस ट्रेन को बताना पड़ेगा रुक जा भाई, क्योंकि ये अभी गुजर रही है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे है, जब इजैकुलेशन हो रही होती है तो यहाँ लाल बत्ती और फाटक लगा के इस स्फिंक्टर को बंद कर देते हैं, प्री प्रोस्टैटिक स्फिंक्टर को। ओके, अच्छा भाई, अब एक और टॉपिक होता है लोब्स ऑफ प्रोस्टेट। द प्रोस्टेट ग्लैंड वाज डिस्क्राइब्ड अर्लियर एज हैविंग 5 डिफरेंट लोब्स, लेकिन अब जोन्स की बात करते हैं। दे वर एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियन एंड 2 लेटरल। एज ऑफ नाउ द ग्लैंडुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, 2 लेटरल एंड 1 मीडियन। सो या तो आप इन 3 लोब्स में डिवाइड करें, 2 लेटरल लोब्स में और मीडियन लोब में, या आप इसको डिवाइड करें डिफरेंट 3 जोन्स में। इट्स अप टू यू। बट जोन्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज वो कैंसर के साथ और बीपीएच के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज जो लेटरल साइड पे है उसको आप लेटरल लोब बोल रहे हैं, जो पीछे की तरफ है प्रोस्टैटिक उट्रिकल से पीछे, दैट इज पोस्टीरियर लोब। बट लोब्स वाला कॉन्सेप्ट इतना कॉमनली यूज नहीं होता। सर्जरी में भी जोन्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी क्लिनिकल रेलिवेंस है। जो बिल्कुल यूरेथ्रा के आसपास का एरिया है विच इज नोन एज द ट्रांजिशनल पार्ट या पेरी यूरेथ्रल पार्ट। सो दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्रीन वाला ये यूरेथ्रा है, और चूंकि ये यूरेथ्रा प्रोस्टेट में से गुजर रही है तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। तो इसके बिल्कुल इमीडिएटली इधर जो पार्ट है, दिस इज द पेरी यूरेथ्रल पार्ट। और ये जो पेरी यूरेथ्रल पार्ट में अगर बीपीएच हो गया, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, तो ये यूरेथ्रा कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। सो जोन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ कैप्सूल्स एंड लिगामेंट, देयर इज अ ट्रू कैप्सूल एंड देयर इज अ फॉल्स कैप्सूल। True capsule is formed by condensation of the peripheral part of the gland. यानी immediately outside the gland there is a true capsule. ये इसके
समझ लो ग्लैंड सब्सटेंस ही है जो कि कंडेंस हो गया है, एंड इट इज अ वेरी फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज कंटिन्यूअस विद द स्ट्रोमा ऑफ द ग्लैंड. द वेनस प्लेक्सस लाई बिटवीन द ट्रू एंड द फॉल्स कैप्सूल. फॉल्स कैप्सूल है, इट इज आउटसाइड. सो दिस वन इज ट्रू कैप्सूल व्हिच इज इन क्लोज कनेक्शन विद द प्रोस्टेट ग्लैंड, और फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद देयर इज अ फॉल्स कैप्सूल, और फॉल्स कैप्सूल और ट्रू कैप्सूल के बीच में यू सी द वेनस प्लेक्सस. ओके, सो ये बिल्कुल ऐसे जैसे लंग्स के इर्द गिर्द होता है ना, विसरल प्लूरा, ये लंग है, अगर बिल्कुल चिपकी हुई जो लेयर है दैट इज कॉल्ड विसरल, और जो थोड़ी सी आगे है दैट इज कॉल्ड पैराइटल प्लूरा. पेरिकार्डियम में भी ऐसे ही है, विसरल पेरिकार्डियम पैराइटल. तो पेरिटोनियम में बेसिकली कई जगहों पे इस तरह से कि फोल्ड्स हैं. तो यहाँ पर भी वन देयर इज कैप्सूल व्हिच इज इन क्लोज कनेक्शन विद द ग्लैंड. एक्चुअली इट इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द ग्लैंड बिकॉज ये ग्लैंड ही का कंप्रेस्ड वर्जन समझा जाता है. एंड देन देयर इज एन आउटर वन व्हिच इज कॉल्ड द फॉल्स कैप्सूल. Okay, it lies outside the true capsule. हम false capsule की अब बात कर रहे हैं, and is derived from the endopelvic fascia. So see, the true capsule is derived from the prostate gland itself, and the false capsule is derived from the surrounding pelvic fascia. Anteriorly, it is continuous with the puboprostatic ligament, and posteriorly, it is avascular and is formed by the rectovascular fascia of denovulars. याद रहता है तो ठीक, नहीं रहता तो भी ठीक. Structures within the prostate. प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसी चीज है जिसके अंदर से बहुत सारी चीजें गुजर रही हैं. अब वो क्या है बहुत सारी चीजें? एक तो खुद यूरेथ्रा है जो पूरे के पूरे प्रोस्टेट को क्रॉस कर रहा है. देखे ना, ये प्रोस्टेट है, ये पूरा गोलमटोल प्रोस्टेट, इसके अंदर से पूरा ऐसे गुजर रही है प्रोस्टेट में से यूरेथ्रा. उसको नाम इसीलिए दे दिया उस यूरेथ्रा को प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. इट ट्रैवर्स का मतलब होता है पूरा ऑल अक्रॉस, ट्रैवर्स द ग्लैंड. And then there is prostatic utricle. It's a blind sac directed upward and backward. It opens in the middle of the urethral crest. ये भी urethra में खुल रहा है. Then there are ejaculatory ducts which pass downward and forward and open in the prostatic urethra. तो ये सारी चीजें अब देखो ना, ये अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें आपको काफी सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि ये सारा प्रोस्टेट है, बीच में से गुजर रही है यूरेथ्रा, और अब देखो यूरेथ्रा में क्या क्या मजीद चीजें खुल रही हैं. प्रोस्टेटिक डक्ट्स खुल रही हैं, इजैकुलेटरी डक्ट्स खुल रही हैं, प्रोस्टेटिक उट्रिकल खुल रहा है. तो ये सब कुछ एक्चुअली प्रोस्टेट के अंदर ही खुल रहा है. खुल तो ये यूरेथ्रा के अंदर रहा है ताकि ये चीजें निकल के यूरेथ्रा से निकल जाएं. सो इमेजिन यूरेथ्रा इज द बिगर पाइप जिसमें से चीजों को निकलना है, और अब छोटे छोटे पाइप जैसे इजैकुलेटरी डक्ट इसमें खुलेगा, प्रोस्टेटिक डक्ट्स इसमें खुलेंगी. सो सारी चीजें प्रोस्टेट की इसमें खुल रही हैं, एंड बेसिकली ये सारा जो दरिया बन के निकल रहा है, एक्सक्यूज मी फॉर माई वर्ड्स, सो जो सीमेन रिलीज हो रहा है वो सारे का सारा एक्चुअली प्रोस्टेट के अंदर जो यूरेथ्रा है उसमें एंटर होगा और फिर वहां से निकलेगा. ठीक है. नाउ द स्ट्रक्चरल जोन्स ऑफ द प्रोस्टेट. हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस ऑफ द प्रोस्टेट डू नॉट शो द लोबार पैटर्न ऑफ द ऑर्गन. ये जो हम पीछे भी लोब्स की बात कर रहे थे ना, एंटीरियर लोब पोस्टीरियर, ये इस तरह से दिखता नहीं है हिस्टोपैथोलॉजी में. इंस्टेड देयर आर टू वेल डिफाइंड कंसेंट्रिक जोन्स सेपरेटेड बाय इल डिफाइंड इररेगुलर कैप्सूल. द जोन्स आर एब्सेंट एंटीरियरली. ये जोन्स दिखते हैं आपको प्रोस्टेट में जब आप हिस्टोलॉजिकल सेक्शन देखें. देयर इज एन आउटर जोन व्हिच इज अ लार्जर जोन एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज ब्रांच्ड ग्लैंड्स, the ducts of which curve backward and open mainly into the prostatic sinuses. The zone is frequently the site of carcinoma. ये basically वो zone है जिसको हम ऊपर peripheral zone भी कह रहे थे. So this is the outer zone. That is all the larger outer zone जिसमें cancer formation हो सकती है. Then there is an inner smaller zone which is composed of the submucosal gland opening into the prostatic sinuses, and this is the zone which is involved in benign hypertrophy. So ये यूरेथ्रा के बिल्कुल इर्द गिर्द जो जोन है, that zone is actually known as the transitional zone, या इसको हम नाम देते हैं, this is also called the innermost zone, जो यूरेथ्रा के बिल्कुल आसपास है. So ये जो अंदर वाला जोन है इसमें BPH पॉसिबल है, और जो आउटर जोन है इसमें कैंसर पॉसिबल है. ठीक है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्लिनिकल रेलिवेंस है इन जोन्स की, और ये आपको समझना और याद रखना जरूरी है. ठीक है. ना प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई और उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, एंड देन वी आर क्लोज टू फिनिश द चैप्टर. Prostate is supplied by branches from the inferior vesicle, यानी bladder की तरफ जो आ रही है, middle rectal, rectum की तरफ, and internal pudendal, so pretty rich blood supply. Branches of these arteries form a large outer subcapsular plexus and a smaller inner or periurethral plexus. The greater part of the gland is supplied by the subcapsular plexus. So there is a subcapsular plexus and there is a periurethral plexus. So एक कैप्सूल के नीचे यहाँ कहीं plexus होगा और दूसरा यूरेथ्रा के आसपास plexus होगा, और ये दोनों plexus सप्लाई करते हैं ग्लैंड को. और जो veins हैं they form a rich plexus around the sides of the base of the gland. ये जो plexus आपको यहाँ दिखाया भी था between the two capsules, और ये plexus फिर ultimately जाहिर है कहीं ना कहीं drain करेगा. So it communicates with the vesical plexus, the internal pudendal vein,
and drains into the internal iliac vein, vesical veins. Valveless communications exist between the prostatic and the vertebral venous plexus. That's an important thing because that may then be a route for the spread of cancer. If somebody, God forbid, has prostatic cancer, तो venous route के जरिए cancer cells vertebral column तक जा सकते हैं. And this is why it is a common site. Prostatic cancer के spread की एक common site है vertebral column because venous plexus connected है. ठीक है? So if you look at this diagram, for example, these are the vertebral veins all over. It's just to show you that these channels are नीचे जाके continuous with the venous plexus surrounding the prostate gland. Lymphatics जो है that goes into different areas, chiefly into the internal iliac and sacral nodes, also goes to the external iliac. Nerve supply कहाँ से है जी? Prostatic plexus होता है of nerves which is derived from the lower part of the inferior hypogastric plexus, जिसमें से nerves निकल के फिर इस gland को supply करती हैं. इसमें दोनों supplies हैं, sympathetic supply भी है, parasympathetic supply भी है. The gland contains numerous end organs, impulses from which are relayed to the lower three lumbar and the upper sacral segments. Parasympathetic supply, sympathetic supply दोनों यहाँ तक पहुँच रही हैं. It's an important gland because सारे reproductive system का जो main crux है वो है sperm का transport, और sperm के transport को medium चाहिए, और वो medium provide करता है, यानी वो liquid provide करता है, और बहुत सारे important chemicals provide करता है prostate gland. So it's pretty important gland, okay? Actually मैं एक research article recent पढ़ रहा था कि वो the anatomist was claiming कि prostate is one of the underrated glands in the body. इसके बहुत सारे functions अभी तक explore नहीं हुए. So let's see what else we get to know in the upcoming years about the prostate gland. Now, age changes. This is very, very, very important. You must know कि with the age, prostate के structure में, इसके size में change आता है. At birth, for example, prostate is very small in size, and it is made mainly of the stroma with a simple duct system. During the first 6 weeks after the birth, the epithelium of the duct and of the prostatic utricle undergoes hyperplasia, squamous metaplasia, under the stimulation of the maternal estrogens, because that's a very early time of life, so maternal estrogen is still there. उसका effect है. Therefore, up to the age of 9 years, changes are negligible. Between 9 and 14 years, the duct system becomes more elaborate, forming its sideburst. So, it is this time period when it starts changing after the birth. अब बात करते हैं puberty की. Puberty में male hormones, there is a surge of those hormones. They bring about the rapid changes in the gland. In about 1 year, it becomes double and prepubertal size due to rapid growth of the follicle. पहले सिर्फ ducts थी, immature सा gland था, अब ज़ाहिर follicles बन रहे हैं. अब ये आगे reproductive age 20 to 30 years, marked proliferation, glandular structure, follicles there, ducts there, 30 to 45. The size of the prostate remains constant, doesn't increase, doesn't decrease, but involution starts. Involution का मतलब है size कम होना अब शुरू हो जाता है. The epithelial infoldings gradually disappear and amyloid bodies start depositing. ये aging का phenomena है. और 45 to 50 years, prostate is either enlarged, called the benign hypertrophy, जो कि urethra के आसपास वाला zone है, उसमें शुरू होती है. But sometimes unfortunate things happen. It can also undergo malignant transformation. Prostatic cancer is one of the most common cancers in males. Okay? Histology पे मैं बात नहीं करूंगा. That's a topic of इंद्रबीर सिंह. मेरी जो playlist है, development पे मैं बात नहीं करूंगा इस वीडियो में. That is my Langman playlist. अलग-अलग मैंने बना रखी हैं, so go watch them. Just look at the diagram. This is the area just around the urethra where hypertrophy happens. और जब hypertrophy होगी तो obviously देखें urethra का size block हो रहा है, और cancer peripheral part में होता है. Okay? So ये दो चीजें important है जो आपको याद रखनी है. Then what all else? I mean, this is a PR, rectal examination, जिससे आप actually prostate की consistency को feel कर सकते. इसकी anatomical location की वजह से, because it is present anterior to the rectum, you can insert your finger in the anal canal, finger insert करके, and through the wall of the anus, you can actually feel the consistency and the nodularity and the firmness of the prostate gland. So that is possible on the PR examination. Okay, so that's basically all. यहाँ एक important चीज नजर आ गई यार मुझे, vertebral system of veins, the Barton's plexus. Actually ये vertebral column के साथ भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ सुन लो लिखा हुआ है
Now, the Barton plexus basically है क्या? It's a vertebral venous plexus which assume importance in case of the prostatic carcinoma, also chronic empyema causing brain abscess. Because ऊपर ये connected है ऊपर higher centers के साथ, नीचे ये जाके connected है with the veins of the prostate. तो अगर प्रोस्टेट में कैंसर होगा तो वो भी इन वेन्स तक पहुंचेगा, और अगर ब्रेन में कोई इशू है तो वो भी यहाँ तक पहुंचेगा. नाउ एनाटॉमी क्या है इसकी? The vertebral venous system is made up of a valveless complicated network of veins with longitudinal pattern. It runs parallel to and anastomose with the superior and the inferior vena cava. This network has three communicating subdivisions. There is an epidural plexus, there is a plexus within the vertebral body, and there is an external vertebral venous plexus. Actually, मैं अभी इस topic को छोड़ रहा हूँ because what I need to make this topic easy for you is the detailed anatomy of the venous supply of the vertebral canal, जो इस वक्त हमारा topic नहीं है, so it will be confusing for you. So let's park this topic, and I assure that we will cover this Barton's plexus when we do the vertebral system. तो वहाँ जब बात करूँगा तो या इस वक्त जो याद रखने की बात है वो ये कि carcinoma of prostate communicates through the venous channel with the vertebral venous plexus. So vertebral column में ये कैंसर स्प्रेड करता है. ठीक है, एक केस दिया हुआ है वो देख लेते हैं. 65-year-old man, so pretty old age now, so cancers are common in this age. जब कभी एज दी जाती है किसी क्लिनिकल विनियत में तो it becomes very very important because वो एक हिंट होती है कि अब हम बात कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स की जो एज रिलेटेड है. ठीक है, and this old man had prostatectomy done. इसका प्रोस्टेट निकाल दिया है 2 years ago. Because of low backache, he got X-ray of the spine which showed secondaries in the lumbar vertebrae. आप देखें ये है ना, प्रोस्टेट इसका निकल गया है, कैंसर सस्पेक्ट किया होगा, लेकिन 2 साल बाद मेटास्टेसिस मिला इन द वर्टिब्री. हाउ डू द कैंसर सेल रीच टू द वर्टिब्री? ऑब्वियसली बाय द वेनस plexus communication with the Barton's plexus. And then the next question is, where else can these spread and how? These cancers can also go to the even up to the cranial cavity because ये prostate यहाँ मौजूद है vertebral column और ऊपर तक ये communicate कर रही है ना veins. The Barton plexus is also communicating with the cranial stuff, so it can go up to the cranial cavity and it can affect the cranial cavity, and that's why prostate cancer के जो metastases हैं वो vertebral column में भी common है, and they are also common up to the cranial structures. brain में भी common है. ठीक है, so anatomy should make sense to you. There is another case, by the way, पढ़ लेते हैं इसको भी. A man was referred for vasectomy, यानी vas difference को कट करो. A few problems were posed to the medical student. Is vasectomy done on one side or both the sides? Interesting. How does one feel the vas difference? How is vasectomy done? Does the patient need hospitalization? देखें, अगर पर्पस फैमिली प्लानिंग है तो फिर ये दोनों साइड पे करनी पड़ेगी वैसेक्टमी, वरना अगर एक साइड पे करेंगे तो इस पर हम दूसरे साइड से भी निकलेंगे ना, तो जो पर्पस था वैसेक्टमी का वो तो फुलफिल नहीं हुआ. सो वैसेक्टमी इज डन ऑन बोथ साइड्स एट द सेम सिटिंग, one after another. Vas difference is palpated as a firm muscular tube in the spermatic cord. And how is it done? The vas difference is pulled, उसका ऊपर का पार्ट और नीचे ऐसे कट कर दिया जाता है, ऊपर का पार्ट इधर सी देते हैं, इधर का पार्ट इधर सी देते हैं, तो बीच में पूरा रास्ता आपने खत्म कर दिया एक्चुअली. एंड इट्स एन आउट पेशेंट प्रोसीजर, तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है. ओके, सो इवन अब तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर जो किसी जमाने में हफ्ता एडमिट करके किए जाते थे, नाउ दे डोंट नीड हॉस्पिटल एडमिशन, थिंग्स एट एडवांस. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अबाउट द मेल इंटरनल जेनिटलिया. आपसे मुलाकात होगी एनाटॉमी की किसी और वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. स्टे ट्यून्ड.